हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे खुले बाजार से क्रय करके ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। इसकी पिछली वीडियो में हमने बाकी दो विधियां देखी हैं कि किस प्रकार से ऋण पत्रों का शोधन उन दोनों विधियों में किया जाता है। तो आज की विधि जो है हमारी वो है खुले बाजार से क्रय करने पे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हो, यानी खुले बाजार से क्रय करने का, ऋण पत्रों को क्रय करने का मतलब आखिर में क्या हुआ। तो जैसा कि देखिए, होता क्या है कि इस विधि में कंपनी द्वारा स्वयं के ऋण पत्रों को बाजार से खरीद लिया जाता है। ऐसा कंपनी तभी करती है जब ऋण पत्रों का जो बाजार मूल्य है उनके शोधन पर दिए जाने वाले मूल्य से कम होता है। इन ऋण पत्रों को कंपनी सम मूल्य, प्रीमियम या छूट पर खरीद सकती है। सामान्यतः कंपनी अपने ऋण पत्रों का क्रय तब करती है जब ऋण पत्रों की ब्याज दर बाजार की ब्याज दर से अधिक हो तथा कंपनी के पास ऋण पत्रों को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में आधिक्य यानी कि सरप्लस हो। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो कंपनी होती है वो अपने ही ऋण पत्रों को बाजार से क्यों खरीदेगी। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसने लोन ले रखा है, यानी कि ऋण पत्र के जरिए जनता से ऋण ले रखा है। बीच में ऐसा कंडीशन आता है कि कंपनी के पास इतना सरप्लस अमाउंट हो जाता है, यानी कि अधिक राशि, यानी कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही होती है। तो उसके पास बीच में सरप्लस अमाउंट ज़्यादा हो गया है। तो वो ये सोचती है कि जब हमें कुछ टाइम बाद अपने ऋण पत्रों का भुगतान करना ही है, तो अगर हमारे पास अभी पैसा है तो क्यों ना हम अभी उसे मार्केट से खरीद लें। इससे क्या होगा, इससे दो चीज़ें होंगी कि जो कंपनी है वो पहले ही अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर लेगी, और पहले भुगतान करने की वजह से क्या होगा कि उसको आगे आने वाली अवधि में उन ऋण पत्रों पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो ये उसके लिए फ़ायदा है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि जब कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट होता है तो कंपनी क्या करती है, खुले बाजार का मतलब क्या होगा, स्टॉक मार्केट जो है वहाँ से अपने ऋण पत्रों का क्रय करती है। दूसरी चीज़ ये कि बेचेगा कौन। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जो ऋण पत्रधारी है उन्होंने कंपनी को ऋण दिया हुआ है, बीच में कोई कोई ऋण पत्रधारी ऐसे होते हैं कि उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर हमारा ऋण कोई, मतलब ऋण पत्र कोई खरीद ले तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे उसी टाइम पे। ऐसे क्या होता है कि ऐसे तो जब अवधि पूरी होगी तभी भुगतान होगा, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत है उस टाइम पे अगर उनका ऋण पत्र कोई खरीद लेगा तो उन्हें उनके पैसे की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इस चीज़ का कंपनी फ़ायदा उठाती है। तो और अगर कंपनी के पास अधिक की राशि है तो कंपनी उन ऋण पत्रधारियों के ऋण पत्र को खरीद लेती है। तो इससे उन ऋण पत्रधारियों को भी फ़ायदा होता है कि उन्हें जब ज़रूरत थी पैसे की तो उन्हें उनका भुगतान मिल गया, और कंपनी को भी फ़ायदा हो गया कि अब जाहिर सी बात है कि वो खुले बाजार से खरीदेगी तो वो कब खरीदेगी, वो तभी खरीदेगी जब बाजार में ऋण पत्रों का मूल्य कम हो, यानी कि जो रेट उसके ऋण पत्र का है उससे कम रेट में बाजार में ऋण पत्र हो, तो उसी कंडीशन में कंपनी खरीदी ताकि उसे कम पैसे में ही क्या हो, भुगतान वो कर सके। तो ये था खुले बाजार से क्रय करके ऋण पत्र का शोधन। ठीक है, अब इस कंडीशन में कंपनी दो तरीके से अपने ऋण पत्रों को खरीद सकती है। पहला तो है कि तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों का खरीदना, यानी कि कंपनी खरीदेगी ऋण पत्रों को, उसी के साथ जाहिर सी बात है जब कंपनी ने निर्गमन किया, यानी कंपनी ने ऋण पत्रों को बेचा था तो वो मार्केट में चले गए थे, अब उसने मार्केट में से वापस से खरीद लिया तो वो क्या हो गया, तुरंत खत्म हो गया, यानी कि कंपनी ने उन ऋण पत्रों को खत्म ही कर दिया। दूसरा होता है निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय। इसमें क्या होता है कि कंपनी ऋण पत्रों को खरीद तो लेती है लेकिन अपने ही पास, यानी कंपनी में ही उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखी रहती है, और उस पर जो ब्याज होता है वो खुद पाती रहती है। तो रद्द करने में क्या होता है कि ब्याज कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऋण पत्र खत्म हो गए, लेकिन निवेश के रूप में रखने पे क्या होता है कि जो भी ऋण पत्र की ब्याज की अवधि होती है उस अवधि पे बाहर ब्याज न देकर के कंपनी जिन ऋण पत्रों को खरीदी है उस पर उसे खुद ही ब्याज मिलता है। इसमें भी दो चीज़ें होती है कि कंपनी ने अगर निवेश के रूप में ऋण पत्रों को खरीदा है तो कुछ टाइम बाद अगर कंपनी चाहे तो उन ऋण पत्रों को रद्द कर सकती है, यानी कि ख़त्म कर सकती है, या फिर उसे फिर से मार्केट में बेच सकती है। वो दोनों काम कर सकती है अगर कंपनी ने निवेश के रूप में रखा है तो ये दो तरीके हैं जिन तरीकों के आधार पर कंपनी खुले बाजार से, यानी कि स्टॉक मार्केट से अपने ऋण पत्रों को खरीद करके उनका भुगतान करती है। अब यहाँ पर इसे हम लोग फर्स्ट कंडीशन बाद में समझेंगे, पहले सेकंड कंडीशन समझते हैं कि देखिए, जब कंपनी निवेश के रूप में ऋण पत्रों को खरीदती है, ठीक है, अब मान लीजिए कि कंपनी ने निवेश के रूप में ऋण पत्रों को खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास ऋण पत्र कुछ टाइम तक तो रहेंगे ही, ठीक है। तो जो ऋण पत्रों पर, उन ऋण पत्रों पर जो ब्याज मिलता था ऋण पत्रधारियों को, वो अब किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है उस ब्याज के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए उस चीज़ को भी हम लोग अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं है ऋण पत्रों का ब्याज रहित और ब्याज सहित क्रय। अब देखिए, इसका ये जो कंडीशन है ये तभी आएगी जब कंपनी निवेश के रूप में ऋण पत्रों को खरीद रही होगी तब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सा पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि है, जब ऋण पत्रों को ब्याज की दो तिथियों के बीच खरीदा जाता है तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि ऐसे ऋण पत्रों पर समाप्त अवधि के लिए ब्याज को क्रय मूल्य में शामिल किया गया है या नहीं। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ऋण पत्र होते हैं उन पे जो ब्याज होता है वो मेनली क्या होता है, अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने पे, 6 मंथ पे जो होता है वो ब्याज दिया जाता है, ठीक।
अगर कंपनी ने जैसे मान लीजिए 6 मंथ पे ब्याज दिया था और 1 साल की अवधि होती है किसी भी लेखा वर्ष की, ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी जो है वो ऋण पत्रों पर ब्याज जो है वो 30 जून और 31 दिसंबर 6 महीने के गैप पे हुआ ये चीज़। इन 2 अवधि पे कंपनी क्या करती है, ब्याज देती है अपने ऋण पत्र धारियों को, ठीक है। तो अगर जब कंपनी खरीद रही है ऋण पत्र धारियों से अपने ऋण पत्र को खरीद रही है, उस कंडीशन में डेट क्या है, अगर वो 30 जून को खरीद रही है तब तो ब्याज की कोई बात ही नहीं, क्योंकि 30 जून तक का ब्याज किसको मिला है, ऋण पत्र धारी को मिल गया है। अब उसके बाद का ब्याज जो है वो कंपनी को मिलेगा। या फिर 31 दिसंबर को खरीद रही है तो यहाँ पर भी 31 दिसंबर तक का ब्याज जो है वो ऋण पत्र धारी को मिल जाएगा, इसके बाद का किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। तो इस कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी कि अगर ब्याज की तिथि पे कंपनी ऋण पत्र को खरीद रही है तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों तिथियों के बीच में किसी दिन, जैसे मान लीजिए कि कंपनी 30 सितंबर को अपने ऋण पत्र खरीद रही है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ से 30 जून से 30 सितंबर तक का ब्याज है, उस ब्याज को हम लोग ऋण पत्र के मूल्य में ऐड करेंगे या नहीं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऋण पत्रों का ब्याज रहित और ब्याज सहित क्रय। क्योंकि इतनी अवधि तक जो है वो ऋण पत्र किसके पास था, ऋण पत्र धारी के पास था। तो ऋण पत्र धारी को जब कंपनी ऋण पत्र 30 सितंबर को खरीद रही है तो उस कंडीशन में कंपनी ये जो ब्याज है वो ऋण पत्र धारी को दे रही है या नहीं दे रही है, उस चीज़ को हम लोग ब्याज रहित और ब्याज सहित क्रय कहते हैं। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे है ब्याज रहित क्रय का मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें गत ब्याज की देय तिथि से, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 जून है, पिछली ब्याज की देय तिथि से विक्रय की तिथि यानी कि 30 सितंबर तक की तिथि तक का जो ब्याज अर्जित होता है, मिला हुआ तो है नहीं, ये अर्जित है, सिर्फ और सिर्फ अर्जित ब्याज शामिल नहीं होता है। कंपनी को ऋण पत्र के मूल्य के अलावा ब्याज के लिए अलग से भुगतान करना होता है, ठीक है। रहित का मतलब होता है बिना, यानी कि नहीं है इसमें शामिल। यानी कि जब कंपनी पेमेंट करेगी ऋण पत्र धारी को तो उस कंडीशन में वो ऋण पत्र का मूल्य तो ऋण पत्र धारी को देगी, साथ में ब्याज जो बन रहा है ये 2-3 महीने का, उस ब्याज को भी कंपनी अलग से ऋण पत्र धारी को देगी। यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग कंपनी को क्या करेगी, ऋण पत्र धारी को देना होगा। कैलकुलेशन कैसे होता है इस कंडीशन में, तो सबसे पहले किस प्राइस पे डिबेंचर खरीदे जाते हैं उन्हें हम लोग लिखेंगे, फिर उस पर जो इंटरेस्ट उतने अवधि का बनेगा, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो हम लोग खरीद रहे हैं उसका रेट और जितने महीने का ब्याज है उसे निकालेंगे। तो जो ब्याज आएगा वो टोटल करके कंपनी क्या करेगी, टोटल प्राइस पेड बाय कंपनी, यानी कि ये टोटल अमाउंट जो है वो किसको दिया जाएगा, जिस ऋण पत्रधारी से कंपनी खरीद रही है उसे दिया जाएगा। ये हो गया ब्याज रहित क्रय का। ब्याज सहित क्रय में क्या होता है कि इसमें गत ब्याज की देय तिथि से लेकर विक्रय की तिथि तक का ब्याज शामिल होता है, यानी कि जो ऋण पत्र का मूल्य है उसमें ही ब्याज पहले से शामिल होता है, इसलिए कंपनी को ऋण पत्र के मूल्य के अलावा अलग से कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना होता है। इस वजह से इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है कि परचेज प्राइस ऑफ जो डिबेंचर रहता है वो लेते हैं और इसमें से उतनी अवधि का जो ब्याज है वो माइनस होता है, ठीक है। इस डिबेंचर के प्राइस में से ब्याज का जो मूल्य है, ब्याज की जो राशि है वो हम लोग माइनस करते हैं और जो अमाउंट आता है ये हमारा क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट आएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ब्याज रहित में अलग दोनों चीज़ें, ब्याज और ऋण पत्र का मूल्य अलग अलग देना पड़ता है, जबकि ब्याज सहित में ऋण पत्र के मूल्य में ही ब्याज का मूल्य जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस कंडीशन में जर्नल एंट्री जो होती है वो क्या होती है, वो होती है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये एंट्री चाहे ब्याज सहित खरीद रहा हो कंपनी, चाहे ब्याज रहित खरीद, दोनों ही कंडीशन में सेम यही एंट्री होती है, सिर्फ और सिर्फ जो अमाउंट दिखाने का तरीका होता है वो अलग होता है। आइए हम आपको अमाउंट भी बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कंपनी जो है वो 30 अप्रैल को, ठीक है, 30 अप्रैल को 412% वाले डिवेंचर्स जो हैं वो 97 रुपीज़ की रेट से खरीद रही है, ठीक है। 30 अप्रैल को 400 ऋण पत्र जो कि 12% वाले हैं वो 97 रुपये की दर से खरीद रही है। इन ऋण पत्रों पर जब ऋण पत्रधारी के पास ये ऋण पत्र थे तो इस पर जो ब्याज है वो 30 जून और 31 दिसंबर इन 2 तिथियों पर इस पर ब्याज दिया जाता था, ठीक। अब इस कंडीशन में मान लीजिए जब कंपनी खरीद रही तो एंट्री तो यही होगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, ये एंट्री हम लोग करेंगे। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं कि ब्याज रहित है, ठीक है। ब्याज रहित की कंडीशन में हम लोग अमाउंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अगर ब्याज रहित है तो अमाउंट कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर का प्राइस लेते हैं। तो 400 डिवेंचर 97 रुपये की दर से खरीद रही है, ठीक है। तो कितना हो गया, 38,800 रुपये का वो डिवेंचर खरीद रही है। अब इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू कितनी होती है,
फेस वैल्यू ये 97 रुपये की दर से खरीदी, यानी कि इसकी फेस वैल्यू एक डिबेंचर कितने का रहा होगा, 100 रुपये का रहा होगा। तो 100 रुपये वाले 400 डिबेंचर खरीदिए, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 100 रुपये वाले 400 डिबेंचर, ये फेस वैल्यू हो गई इंटू रेट। रेट क्या है 12% जो है, 12% की दर से अब हम लोग निकालेंगे पीरियड, यानी कि कितनी अवधि का ब्याज मिलेगा। तो देखिए ब्याज कब मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर को। कंपनी कब खरीदी है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल हम लोग कहाँ से, यानी कि लास्ट ब्याज कब मिला होगा, लास्ट ब्याज 31 दिसंबर को मिला होगा। 31 दिसंबर से आगे अगले साल में 30 अप्रैल, यानी कि मान लीजिए अगर 2021 में कंपनी ने खरीदा है तो लास्ट ब्याज 31 दिसंबर 2020 को मिला होगा। तो 31 दिसंबर 2020 से 30 अप्रैल तक का ब्याज की अवधि का हम लोग ब्याज देंगे। तो कितनी अवधि हुई दिसंबर से, मान लीजिए तो 31 दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, और क्योंकि 30 अप्रैल है तो पूरा अप्रैल, यानी कि 4 महीने का ब्याज यहाँ पे मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, ये ब्याज होगा कितना 1600 रुपये। टोटल करेंगे, टोटल हमारा जो आएगा वो आएगा 40,400 रुपये। ठीक है, 40,400 रुपये ये हमारा आएगा किस कंडीशन में, ब्याज रहित के कंडीशन में। ठीक है, ये ब्याज रहित है। तो अब अमाउंट हम लोग कैसे दिखाएंगे, अमाउंट हम लोग दिखाएंगे, देखिए हमारा ये कितने का है इन्वेस्टमेंट, तो ये है 38,800 का, ब्याज जो है वो है 1600, टोटल हम लोग को कितना पेमेंट करना होगा 40,400 रुपये। तो ये तो हो गया हमारा ब्याज रहित के टाइम पे हम लोग अमाउंट कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर ये मान लीजिए कि यही कंडीशन है बट ये ब्याज सहित है, ठीक है, अगर ब्याज सहित खरीद रही कंपनी तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला तो सेम है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 38,800 में से ये 1600 हम लोग करके माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, आपका अमाउंट आएगा 37,200 रुपये। ठीक है, ये 37,200 रुपये क्या है, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक, तो यहाँ पर जो अमाउंट हम लोग दिखाएंगे वो क्या होगा आपका, यहाँ पर ब्याज सहित कंडीशन में हो जाएगा 37,200 रुपये, 1600 रुपये आपका ब्याज का, और ये टोटल अमाउंट जो है वो हो जाएगा 38,800 रुपये। बस इस तरीके से दिखाना। देखिए अमाउंट दिखाने में थोड़ा सा जो है वो नियम में चेंजेस हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि ब्याज सहित में हम लोग कौन सा अमाउंट कहाँ दिखाएंगे और ब्याज रहित कंडीशन में कौन सा अमाउंट कहाँ दिखाएंगे। कैलकुलेशन का दोनों का सेम है, बस एक में इंटरेस्ट प्लस होता है और दूसरे में इंटरेस्ट माइनस होता है। ठीक, तो ये जो एंट्री है हमारी, ठीक, ये एंट्री सिर्फ हो सकता है जब निवेश के रूप में ऋण पत्रों को खुले बाजार से कंपनी क्रय करती है, ब्याज सहित खरीदे चाहे ब्याज रहित खरीदे, ये सिर्फ और सिर्फ खरीदते टाइम की एंट्री। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 30 अप्रैल को खरीदा है, ठीक है, 30 अप्रैल को खरीदने के बाद 30 अप्रैल को कंपनी ने खरीदा है, ब्याज कब कब है इस पर 30 जून और 31 दिसंबर, ये 2 डेट पे ब्याज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 30 अप्रैल को कंपनी ने खरीदा और इन 2 तिथियों पे ब्याज मिलता है। अब कंपनी इस जो डिवेंचर इसने खरीदा है इसको अपने पास कुछ टाइम तक रख रही है, यानी कि मान लीजिए कि 30 जून तक तो रखी रही, तो 30 जून का ब्याज तो बनता है ना, 30 जून का ब्याज जो है वो तो दे होगा, तो कितना दे होगा और कैसे होगा इसकी एंट्री क्या करेंगे वो अब हम लोग देख लेते हैं। यानी कि निवेश के रूप में खरीदने की एंट्री अभी हमने देखी, अब अगर उस निवेश को कंपनी अपने पास रखी है तो उस पर जो ब्याज मिलेगा उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे उसे देखेंगे। अब सबसे पहली इस कंडीशन में एंट्री थी, यानी कि ऋण पत्रों खरीदने की एंट्री हो गई। ठीक, अब उसके बाद जो ब्याज की तिथि है, जैसे कि 30 जून का डेट आया, ठीक है, 30 जून पे ऋण पत्रों पर ब्याज क्या होता है, मिलता है, ऋण पत्रधारियों को भी मिलता है, और जाहिर सी बात है कंपनी ने खरीद के निवेश के रूप में रखा है तो उसे भी मिलेगा। तो सबसे पहले उस 30 जून को मान लीजिए हम यहाँ पे 30 जून मान के चले, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले ब्याज दे होने की एंट्री होगी, तो होगी एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पे बात आती है अमाउंट की, यहाँ पे डिवेंचर होल्डर हम लोग क्यों दिखाएं, तो जैसे मान लीजिए ये कंपनी ने टोटल इशू किए थे अपने 50,000 ऋण पत्र इशू किए थे, ठीक, जिसमें से कंपनी ने 10,000 ऋण पत्र खरीद लिए। तो 10,000 कंपनी ने खरीदे, तो इस 10,000 पे जो इंटरेस्ट है वो किसे मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, और बाकी जो 40,000 ऋण पत्र जो अभी भी ऋण पत्रधारियों के पास है तो उस पर इंटरेस्ट किसे मिलेगा, जो हमारे डिवेंचर होल्डर हैं उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से 30 जून को जो हम लोग डिवेंचर होल्डर को भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन्हें भी इनका ब्याज मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में हम लोग वो ब्याज दिखाएंगे जो कंपनी ने खरीदा है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो। ठीक है, तो कंपनी ने अगर मान लीजिए 10,000 रुपये खरीदे तो उस पर जो ब्याज होगा वो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर के सामने, जो डिवेंचर होल्डर के पास यानी कि अभी मार्केट में डिवेंचर है कंपनी के, उसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर के सामने, और टोटल दोनों का इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट के सामने दिखाएंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी एंट्री जो होती है वो होती है ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान। अब ऋण पत्रधारी जो है 30 जून को उनका जो ब्याज ड्यू हुआ है उसका भुगतान उन्हें हम लोग करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो बाहर के हमारे ऋण पत्रधारी उनका जो ब्याज होगा वो उसका पेमेंट हम लोग उन्हें कर देंगे। तीसरी एंट्री होती है अपने ऋण पत्रों के ब्याज को हस्तांतरित करना, यानी कि देखिए जो कंपनी है
उसको जो उसने ऋण पत्र जो खरीदे उस पर जो ब्याज मिलेगा उसको वो निकालेगी नहीं, उसको वो क्या करेगी अपने पीएल स्टेटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, अलग से उसको कैश में नहीं मिलेगा, उसको उसका जो ब्याज है वो किस में ट्रांसफ़र होता है, पीएल स्टेटमेंट में। तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू पीएल स्टेटमेंट अकाउंट। इसमें हम लोग कौन सी राशि दिखाएंगे, जो कंपनी ने ऋण पत्र खरीदे हैं उस पर जो ब्याज आएगा उस राशि को दिखाएंगे। और लास्ट जो है वो है सभी ऋण पत्रों के ब्याज को हस्तांतरित करना, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो बना था उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, जाहिर सी बात है पीएल स्टेटमेंट में से लेंगे, तो पीएल स्टेटमेंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट ये कर देंगे। जैसे मान लीजिए अमाउंट के लिए, जैसे मान लीजिए डिबेंचर होल्डर को देना है 40,000 रुपये का ब्याज और कंपनी को 10,000 का ब्याज मिल रहा है। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 50,000। ठीक, डिबेंचर होल्डर को हम लोग कितना भुगतान करेंगे, 40,000। ठीक है, 10,000 किसे मिल रहा है, कंपनी को 10,000 का ब्याज। ठीक, तो यहाँ पे 10,000 दिखाएंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना है, 50,000 रुपये। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो 50,000 है वो कहाँ से निकलेगा, वो हमारा पीएल स्टेटमेंट में से ही ना निकलेगा, तो यहाँ दिखा देंगे। ठीक, तो ये 4 एंट्री होती है जब कंपनी निवेश के रूप में अपने ऋण पत्रों को खरीद करके कुछ टाइम तक अपने पास रखती है और उस अवधि के बीच में अगर ब्याज की तिथि आती है तो ये 4 एंट्री वहाँ पर की जाती है। ये तो हो गया कि जब कंपनी अपने पास ऋण पत्रों को रखी उस कंडीशन में ब्याज की एंट्री। अब अगर कंपनी, जैसा कि हम आपको बताएं कि कंपनी चाहे तो उन ऋण पत्रों को बाद में रद्द कर सकती है या फिर बेच सकती है, तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले जो है वो निजी ऋण पत्रों को क्रय करना। ये इसमें अगर आपके क्वेश्चन में ब्याज सहित या ब्याज रहित का ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि कंपनी ने निवेश के रूप में इतने ऋण पत्र खरीदे हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट वाली जो एंट्री थी वो हम लोग हटा देंगे और सिंपल सी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 डिबेंचर्स खरीदे हैं, 8 रुपये की दर से खरीदे, तो कितना हो गया, 80 रुपये के उसने डिबेंचर खरीदे हैं। ठीक, अब इस ऋण पत्र को कंपनी बाद में रद्द करने का सोच रही है। रद्द करने पे क्या होता है कि कंपनी को फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि ऋण पत्र जब भी है तो एक दायित्व है और दायित्व जब कंपनी खत्म करेगी तो जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट होगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होती है। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर में जितने का हमने डिबेंचर खरीदा, जैसे कि 80 रुपये का खरीदा, यानी कि 10 डिबेंचर 8 रुपये की दर से खरीदे थे और एक डिबेंचर कितने का रहा होगा, इस हिसाब से 10 रुपये का रहा होगा फेस वैल्यू, तो एक डिबेंचर कितने का हो गया, 100 रुपये का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 डिबेंचर पे 2 रुपये की दर से 20 रुपये की प्रॉफिट होती है। इस प्रॉफिट को यहाँ दिखा देंगे। ठीक, अब ये जो प्रॉफिट है ये हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो देगा प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी कि 20 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ये होगी रद्द करने की एंट्री। अब अगर कंपनी सेल कर रही है, यानी कि फिर से अपने उस ऋण पत्र को मार्केट में सेल कर रही है, तब एंट्री क्या होगी, जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये के ऋण पत्र 100 रुपये के हिसाब से ही सेल कर रही है, तो ये मतलब एट परसा मूल्य पे सेल कर रही है, तो ये एंट्री हो गई। अगर जो है कंपनी मान लीजिए डिस्काउंट पे कर रही है, यानी कम मूल्य पे कर रही है, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस होगा, क्योंकि अगर 10 रुपये का ऋण पत्र उसको 8 रुपये पे निर्गमित कर रही है तो लॉस होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का ऋण पत्र 8 पे निर्गमित कर रही है, सेल करी तो 80 रुपये मिलेगा, कितने का लॉस होगा, 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। और था कितने का हमारा एक डिबेंचर, 10 रुपये का, तो उस हिसाब से टोटल 100 रुपये के डिबेंचर थे। ठीक, तो फिर ये एंट्री होगी अगर कम मूल्य पे सेल कर रही है तो। और इस ये जो लॉस है, ये कंपनी इस लॉस को कहाँ से सहेगी, तो पीएल स्टेटमेंट में से सहेगी। तो इसलिए पीएल स्टेटमेंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर, यानी कि इसका जो लॉस है वो अमाउंट कहाँ से लिया जाएगा, तो पीएल स्टेटमेंट में से लिया जाएगा। ये 2 एंट्री होगी कब, जब कंपनी कम मूल्य पे अपने ऋण पत्रों को फिर से सेल करेगी। अब अगर अधिक मूल्य पे सेल करी, यानी कि 10 रुपये का ऋण पत्र है उसको 12 रुपये पे कर रही, तो जैसे मान लीजिए 10 ऋण पत्र 12 रुपये के हिसाब से सेल कर रही, तो कितना हो गया, 120 रुपये। जो नॉर्मल प्राइस है वो तो 10 to 10 यानी कि 100 रुपये है। प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये के हिसाब से। ठीक, 2 रुपये एक्स्ट्रा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये एंट्री हम लोग करेंगे कब, जब प्रीमियम पे एक तरीके से, यानी कि अधिक मूल्य पे सेल कर रही है, तब ये एंट्री होगी। और इस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल स्टेटमेंट में। जाहिर सी बात है अगर लॉस हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं, तो पीएल स्टेटमेंट में से अगर हम लोग लॉस निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट होगा तो उसे भी हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल स्टेटमेंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 20 रुपये जो है वो पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरी की पूरी हमारी एंट्री जो थी वो रिलेटेड थी निवेश के रूप में जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को खरीदती है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि खरीदते टाइम क्या एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद अगर कंपनी ने उस ऋण पत्र को अपने पास रखा है तो ब्याज की तिथि पे क्या एंट्री होगी, और फिर हमने आपको ये बताया कि अगर उन ऋण पत्रों को कंपनी रद्द कर रही है या फिर वापस से बेच रही है तो उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। तो ये एक के बाद एक ये तीनों एंट्री ऐसे होती है। इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का, निवेश के रूप में ऋण पत्रों को क्रय करना। इसमें लिखा है कि ए लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक वाले अपने 50,000 9% ऋण पत्रों को 92 रुपये की दर से ब्याज सहित खरीदा है। प्रत्येक वर्ष ब्याज का भुगतान जो है वो 30 जून और 31 दिसंबर को होता है। 1 सितंबर 2021 को रद्द करने के उद्देश्य से ऋण पत्रों को खरीदा गया था। आवश्यक रोजनामा प्रविष्टियाँ करना है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि कंपनी जो है वो 1 सितंबर 2021 को कितने ऋण पत्र, 50,000 ऋण पत्र कितने रुपए की दर से, 92 रुपये की दर से खरीद रही है। और कैसे खरीद रही है? ब्याज सहित खरीद रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको खरीदने की एंट्री करेंगे, ठीक। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो है वो 30 जून 31 दिसंबर को होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कंपनी अपने पास उन ऋण पत्रों को आगे की अवधि तक रख रही है। कोई डेट तो दिया नहीं कि वो रद्द कब करी है, सिर्फ और सिर्फ डेट कब का दिया है, जब वो खरीद रही। तो यहाँ पर हम लोग ब्याज की कोई एंट्री नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पहले खरीदने की एंट्री करेंगे और उसके बाद उन ऋण पत्रों को रद्द करने की एंट्री करेंगे। देखिए 1 सितंबर 2021 को सबसे पहले खरीदने की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये खरीदने की एंट्री की अमाउंट हम लोग यहाँ पर कैसे दिखाएं, तो जैसे कि यहाँ पर कितना है, 50,000 ऋण पत्र जो है वो कंपनी खरीद रही है। कितने रुपए की दर से? 92 रुपये की दर से। तो कितना हो गया, 46 लाख रुपये, ठीक। 46 लाख रुपये के ऋण पत्र कंपनी खरीद रही है। अब बोला है ब्याज सहित खरीदे, तो ब्याज सहित में क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो होता है वो होता है माइनस। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो फेस वैल्यू यानी कि 50,000 के ऋण पत्र थे, एक ऋण पत्र कितने का था, 100 रुपये का था। इस पर जो ब्याज है वो कितने परसेंट की दर से, तो 9% वाले ऋण पत्र हैं तो 9% का ब्याज हो गया। कितनी अवधि का ब्याज लगेगा, तो बोला है कि हर वर्ष ब्याज जो है वो कब मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज मिलता है। कंपनी कब खरीद रही है, 1 सितंबर को, ठीक। तो अब उसे ब्याज कब से कब तक का जोड़ना होगा, तो लास्ट ब्याज कब मिला होगा, 30 जून को, तो 30 जून से 1 सितंबर तक की कितनी अवधि हुई, तो जुलाई और अगस्त पूरा। सितंबर तो एक को ही है तो सितंबर नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जुलाई और अगस्त यानी कि 2 महीने की अवधि का ब्याज इसे शामिल होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 75,000 रुपये। ये 75,000 क्योंकि ब्याज सहित है तो माइनस होगा, तो कितना हो गया हमारा एक्चुअल प्राइस ऑफ डिबेंचर, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ डिबेंचर होगा 45,25,000 रुपये। तो यहाँ पे अमाउंट में हम लोग टोटल पेमेंट में बैंक के सामने 46 लाख दिखाएंगे, एक्चुअल अमाउंट 45,25,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर जो है वो हमारा 75,000 रुपये रहेगा। ये ब्याज सहित की कंडीशन में एंट्री और उसका अमाउंट है। उसके बाद हम लोग सीधे क्या करेंगे, उन डिबेंचर्स को रद्द कर देंगे। ये मान रहे हैं कि कंपनी उनको अपने पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रखी है तो उन डिबेंचर्स को रद्द करना है। तो रद्द करने की एंट्री हम आपको बताएं, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट और कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। देखिए डिबेंचर की जो नॉर्मल फेस वैल्यू थी वो तो थी 50 लाख, खरीदा कितने में गया था, 45,25,000 उसमें, ठीक है। जो मेन प्राइस था 45,25,000 उसे दिखाएंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 लाख में से 45,25,000 माइनस करेंगे, 4,75,000 के प्रॉफिट को यहाँ दिखाएंगे और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बस इतना सिंपल सा हमें यहाँ पे ये 3 एंट्री इस क्वेश्चन में करनी थी। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा निवेश के रूप में ऋण पत्रों का क्रय करके उनका शोधन करने का। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि तुरंत रद्द करने के लिए अगर ऋण पत्रों का क्रय करते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या जनरल एंट्री होती है। तो देखिए जब कंपनी तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों का क्रय करती है उस कंडीशन में ब्याज की पहली बात कोई भी बात नहीं आती है, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने ऋण पत्रों को मार्केट से खरीद लेती है और वो रद्द हो जाते हैं। इस कंडीशन में 3 चीज़ें होती हैं, या तो सम मूल्य पे खरीदे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। तो अगर सम मूल्य पे खरीदे तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, ठीक। अगर प्रीमियम पे खरीदे यानी कि उसको एक तरीके से लॉस होगा प्रीमियम पे अगर वो खरीदे तो एंट्री होगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री करेंगे प्रीमियम पे खरीदते टाइम। अब इस लॉस को हम लोग कहाँ से इसका भरपाई करेंगे, तो ये लॉस जो है वो या तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से इसके लिए पैसा निकाला जाता है अगर उपलब्ध है तो, अगर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में से पैसा निकालेंगे इस लॉस के लिए, और अगर ये भी नहीं है तो पीएल स्टेटमेंट में से हम लोग इस लॉस का पैसा लेते हैं। यानी कि इसका जो रिटर्न ऑफ है, जो अपलिखित करना है इस लॉस को, वो इन तीनों में से किसी एक में से हम लोग करेंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी रिटर्न ऑफ करने की। उसके बाद अगर छूट पर खरीद रही है कंपनी तो क्या होगा, प्रॉफिट एक तरीके से छूट पे का मतलब क्या होगा, हमें कम मूल्य पे बाजार में से उसने खरीद लिया तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट करेंगे। अब क्योंकि लॉस जो है वो हम इन तीनों में से ले रहे हैं तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट भी इन तीनों में से ही जो भी उपलब्ध होगा उसमें ट्रांसफर करेंगे। अगर नहीं कोई भी चीज़ हमारे क्वेश्चन में दी है तो हम लोग नॉर्मली कैपिटल रिजर्व या पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बस छूट पे अगर खरीद रही है तो ये एंट्री, खरीदने की एंट्री करने के बाद इस प्रॉफिट को हम लोग इन तीनों में से किसी एक में ट्रांसफर करके दिखा देंगे। तो ये सिंपल सा था। अगर कंपनी तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों खरीद रही है तो उस कंडीशन में ये तीनों कंडीशन के साथ जनरल एंट्री होगी। तो आइए इससे रिलेटेड बस 1 नंबर का हम लोग देख लेते हैं।
तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि एलसीएम लिमिटेड ने रद्द करने के उद्देश्य से 500 रुपये मूल्य वाले अपने 10,09% ऋण पत्रों को 480 रुपये की दर से खरीदा। आवश्यक रोजांचा प्रविष्ट करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 रुपये मूल्य का एक डिबेंचर था जिसको उसने 480 रुपये की दर से खरीदा, यानी कि 20 रुपये डिस्काउंट पर खरीदा। तो छूट पर रद्द करने की एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सिंपल सा, छूट पर जब रद्द होती है तो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 10 लाख वाले ऋण पत्र थे 480 रुपये की दर से खरीद रही है, तो बैंक अकाउंट के सामने 48 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमारा इसके सामने और डिबेंचर के सामने उनका जो फेस वैल्यू है वो। और फिर इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल रिजर्व, पीएल स्टेटमेंट किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उन तीनों में से। तो हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए तो बस ये 2 लाख रुपये ट्रांसफर हो गए। ठीक, तो बस ये सिंपल सी एंट्री होती है जब हम लोग तुरंत रद्द करने के लिए ऋण पत्रों को खरीदते हैं। तो आई होप कि आपको ऋण पत्रों के शोधन का जो ये तीसरी विधि थी, जो ये कॉन्सेप्ट था खुले बाजार से क्रय करने का, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।